हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो भाई एचसीएस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और हम आज देखते हैं एक नई सीरीज़ के थ्रू हम डील करेंगे आज पॉलिटी की। अब हम इसमें अंदर देखेंगे, मतलब जो बेसिक ये वीडियो रहेगी, फर्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू सा एक तरीके से मान लीजिए, ओवरव्यू सा, और वे ऑफ लर्निंग भी देखेंगे इसके अंदर, वे ऑफ हाउ टू राइट, लिखने के भी देखें कैसे लिखें, बेसिकली आपको लिखनी पड़ेगी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पॉलिटी है वो एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी लाइफ से कैसे रिलेवेंट है, आपकी सोसाइटी से कैसे रिलेवेंट है। बेसिकली पॉलिटी इसी पे डिपेंड करती हैं सब चीज़ें। तो हम ये सब चीज़ देखेंगे इसके अंदर। तो शुरू से शुरू करते हुए हम इसको कर रहे हैं। साइज देखते हैं इसका यार, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी हाँ ठीक, इससे से कर लें, कोई नहीं। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। देखो, पॉलिटी का बेसिक फीचर मान लो या कंसेप्ट क्यों है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है कि लॉ। अब आप पूछेंगे व्हाट इज लॉ, तो ये तो सबको पता है, कानून। मतलब कानून क्या है कि भाई एक आपको चीज़ बता दी गई है, एक सेट ऑफ बाउंड्री हो गई है, ये आप मान लीजिए, और एक सेट ऑफ बाउंड्री है कि आप जो कर सकते हैं इस बाउंड्री के अंदर कर सकते हैं, आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, फिर आप कहोगे कि ये तो गलत बात है भाई, कि एक सेट ऑफ बाउंड्री के अंदर रहना फ्रीडम तो नहीं है। तो हाँ ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक सेट ऑफ बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो साथ में किसी और की भी बाउंड्री होती है। ऐसे ही हर एक की अपनी अपनी कुछ बाउंड्री होती है। जब आप इस बाउंड्री क्रॉस करते हो तो शायद आप सेकंड नंबर पे जो आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर है पर्सन, पीपल, लाइफ, उनको आप इफेक्ट ना करो। इस वजह से वो सेट ऑफ बाउंड्री बनाई गई हैं। तो अभी पूछोगे कि इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब रह गया यहाँ पे, तो आप ये याद रखिए, जो लॉ होते हैं ना वो इंडिविजुअल से ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी सोसाइटी पे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो हैं बट सोसाइटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो वो नहीं मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी की मतलब सोसाइटी ने बनाई है ताकि वो सोसाइटी रन कर सके। बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिकली वो लॉ नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है, पर वो सोसाइटी ने बनाए हैं और आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। दूसरी बात, तीसरी बात, जो आपकी जुडिक्शन होती है, मतलब कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ये सब कुछ अंडर सोसाइटियल फंक्शन होती हैं। और ये लॉ भी ऐसे ही बनाते हैं जो सोसाइटी को अपग्रेड करे या सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू, दोनों चीज़ें, अपग्रेड और अकॉर्डिंग। बट अपग्रेड होना चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटियल फीचर्स और मैनर्स। ये हम आगे देखते जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जब लॉ बनाया गया और लिखे गए या नहीं लिखे गए, यानी कि सेट ऑफ लॉ है, तो उन सेट ऑफ लॉ को हमने क्या बोला कि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने उनको क्या बोला, एक साइन कर लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक मान लीजिए, जो एक कंट्री और उस कंट्री का सिटीजन, पीपल, रिसोर्स, इकोनॉमी, इन सब को चलाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री का होता है, हर एक कंट्री का।
और इसी के ही अंडर उस कंट्री को चलना पड़ता है, चाहे भले ही वो नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, इंडिया हो या यूरोप का कोई भी, तो सबको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रहना पड़ता है। तो इसको क्या करते हैं हम, सुप्रीम। तो ये क्या हो गया, किसी भी कंट्री के लिए सुप्रीम। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसको अब आप ये कहोगे कि ये होता कैसे है, कैसे सेटअप होता है। तो देखिए, हर एक कंट्री की एक पार्लियामेंट्री होती है सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके चुने हुए या नॉमिनेटेड तीन हो सकते हैं, किंग, बाय पीपल, या तीसरा होता है नॉमिनेशन फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म होते हैं। तो सॉरी, ये तीनों फॉर्म में चलते हैं। अच्छा, तो अब होगा क्या इसके अंदर, देखिए अब होता क्या है कि लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक जगह बैठता है और उस जगह बैठ के ये कुछ लोग बहुत सारे लोगों के लिए कानून बनाते हैं, रूल बनाते हैं, इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। पर इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोग बाहर निकलेंगे, बाहर इन द सेंस मतलब वो आगे आपको पढ़ाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब वो कुछ रूल लेके आएंगे, वो रूल लेजिस्लेचर के अंदर लेके आएंगे। अब वो लेजिस्लेचर जो है वो देखेगा कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल इज़ फिट फॉर सोसाइटी और नॉट। अगर वो फिट नहीं होता है तो उसको नहीं लाएंगे, अगर वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है तो उस रूल को लागू कर दिया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के अंदर, ये देखा जाता है इंडिया में। पर कुछ कंट्री के अंदर ये नहीं है, जैसे हम यूएसए के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे अगर मतलब प्रेसिडेंट अगर एक बार इलेक्ट हो गया तो अब वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपने हिसाब से रूल रखता है, अपने हिसाब से बनाता है, चलाता है। हाँ, वो सेकेंडरी मैटर है कि भाई वो भी किसी अथॉरिटी के नीचे काम करता है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो भाई ये लेजिस्लेचर वाले तो जब चाहें तब इसको बदल सकते हैं, ये इसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, ये इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्थापना करी गई सुप्रीम कोर्ट की। तो इसको क्या बोला जाता है, पीपीडी, ईडी है भाई, पीपीडी मतलब जिसको प्रोटेक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका, इसको एक तरीके से डी से डिफेंड भी करता है, प्रोटेक्शन, डिफेंड, और इसको प्रिविलेज भी मान के चलता है। प्रिविलेज इन द सेंस कि यदि ये कंट्री के अंदर रहेगा तो ही रन कर पाएंगे कंट्री, और उसके मतलब सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। तो सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सबसे सुप्रीम पावर किसी भी, इन रिस्पेक्ट टू इंडिया की बात हो रही है फिलहाल ये, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर हम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स के अंदर। वो हम धीरे धीरे चलते रहेंगे भाई, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। जैसे मतलब बेसिकली हम चलते हैं तो हम मानते हैं भाई पार्ट एक ले लेते हैं, तो पार्ट वन हम देख लेंगे। तो पार्ट 1 क्या डिफाइन करता है, तो इसके अंदर लिखा होता है कि पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल होगा। तो पहला आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 3A आर्टिकल, 4 आर्टिकल, ये मतलब ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा, जैसे हम पहला आर्टिकल देखते हैं तो पहला आर्टिकल सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है, एक स्टेट के लिए। यहाँ बड़ा एस का मतलब होता है कंट्री, स्टेट के लिए।
स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले तो क्या करेंगे उसका नाम, कि भाई वो स्टेट का नाम क्या है, एंड मतलब स्टेट यानी कि नेम, यानी कि वो यूनियन, जो स्टेट है वो यूनियन है, उसका नाम क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, यानी कि एरिया हो गया उसका, उसकी बाउंड्री होगी, उसका नाम, तो ये डिफाइन करेगा। यानी कि यूनियन टेरिटरी, यूनियन क्या है, टेरिटरी क्या है, तो पहला आर्टिकल ये डिफाइन कर देंगे। जबकि दूसरा आर्टिकल हम अगर देखें तो वो देखता है कि एडमिशन किसका, किसी भी न्यू स्टेट का एडमिशन होना, या इस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नई स्टेट, लाइक सिक्किम हमने बाद में जाके मिलाया था उसको, तो वो देखता है कि कंट्री के अंदर, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि भाई ये मान लो इंडिया है, लेट्स सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया पाकिस्तान को कब्जा सकता है, भाई कब्जा सकता है, इंडिया नेपाल को कब्जा सकता है, कब्जा सकता है। और कब्जाने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके सीधा इंक्रोमेंस कर देंगे, और ये मतलब अलग टर्म होती हैं कि हमें इसको अपने अंदर मिला सकते हैं, हाँ भाई मिला सकते हैं। तो ये कहाँ से आती है पावर, ये सेकंड आर्टिकल से हमें पावर दी गई है। ऐसे थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यू स्टेट बनाना, नया राज्य बनाना, कहाँ से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि थर्ड आर्टिकल क्या डिफाइन करता है कि हम नया तो राज्य बनाएंगे, पर वो राज्य पुराने राज्य में से, लाइक पंजाब में से टूट के हरियाणा बना, हिमाचल बना, तो ये क्या है कि पुराना ही तो था पंजाब, अपना इंडिया का ही था, इंडिया की एक स्टेट थी, उस स्टेट को तोड़ के दो में डिवाइड कर दिया, एक हरियाणा बना दिया, एक हिमाचल, और एक पीछे पंजाब रह गया। तो इसको मैं क्या कहा कि ये बाहर से इनक्रोच की कोई बाउंड्री नहीं, या हमने किसी के ऊपर कब्जा किया, नहीं, ये पहले से एग्जिस्ट करता था। ये बाद में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो रहा है या रिलीजन हो रहा है, वो बाद की बातें हैं सब। हम ये देख रहे हैं कि ये बन कैसा रहा है, तो थर्ड आर्टिकल इसको पावर देता है। अब आते हैं फोर्थ पे, लॉ मेड अंडर आर्टिकल, देखो इसको हटाते हैं एक मिनट, फोर्थ को देखते हैं। जो फोर्थ है ना आर्टिकल, वो क्या कहता है कि आपने जो आर्टिकल सेकंड से और थर्ड से आपने बनाया है, जो आर्टिकल सेकंड और थर्ड का आपने यूज़ किया है टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, या एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि आर्टिकल सेकंड एंड आर्टिकल थर्ड, एक नई स्टेट बनानी एग्जिस्टिंग से, तो उसके अंदर एम्बेडमेंट करनी पड़ती है, यानी कि चेंजमेंट लाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये आर्टिकल 4 उसको पावर देता है सेल्फ से कि आप आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करके उसको पावर को यूज़ कर सकते हैं। पहला तो अगर हम पावर इसका यूज़ करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर कोई न्यू स्टेट बना रही है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर वह राज्यसभा से नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएंगे, यानी कि वो राज्यसभा को चेंज कर सकता है। दूसरा नेम, देख यूनियन का नाम नहीं आया, या नेम ऑफ स्टेट आ रहा है, स्टेट का नेम वो बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 ये याद रखिए, आर्टिकल ओनली 2 एंड 3, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। दो में क्या तो आपने सिक्किम मिला लिया या आपने पंजाब के भाग तोड़ दिए, उनके ऊपर जो कार्य होने हैं उसकी चेंजमेंट की पावर आर्टिकल 4 से मिलती है। और ऐसे मतलब आगे पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जैसे सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP, और ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इसको डिटेल से हम देखते चले जाएंगे। अच्छा अब हम आगे आते हैं थोड़ा और, अब हम थोड़ा और डीप में इसको समझते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं बेसिकली, मतलब देखो इसके अंदर एक चैप्टर और होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बोला जाता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुत है, पर हम ये लास्ट में करेंगे। हर कोई इसको पहले करता है बट हम लास्ट में क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर ना डेट है, उन डेट के अंदर प्रोविजंस हैं, नेम है, लॉ है, और ये ऐसे लॉ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे, ठीक है।
तो इस हिसाब से बनाया गया है। तो इसको हम फिर लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम मान लेते हैं बेसिकली हम चैप्टर 2 से शुरू कर लेते हैं। ऐसा खैर चैप्टर 2 वगैरह डिफाइन नहीं है, आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करिए अगर बुक कर आप फॉलो कर रहे हैं तो। मेरा मानना तो ये है कि लक्ष्मीकांत से बाहर कभी कुछ आया नहीं आज तक तो, और अगर कुछ थोड़ा बहुत आया भी होगा तो या तो NCERT से ही आया होगा बस। अच्छा, चैप्टर 2 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली मतलब क्या है? देखो इसका फोकस पॉइंट क्या है ये देखते हैं हम पहले। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझ ही गए भाई, संविधान हो गया। संविधान यानी कि सुप्रीम लॉ। असेंबली का मतलब क्या है? बैठक। तो ये बैठक के अंदर कौन मिलेंगे? कुछ लोग मिलेंगे। इन लोगों को क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। इन लोगों के पास क्या मिलेगी? कुछ पावर मिलेंगी। तो हम क्या देखेंगे कि संविधान की, सुप्रीम लॉ की अंडर या उसके साथ या उसको बनाने में या उसको इस्टेब्लिशमेंट करने में या उसकी फॉर्मेशन में या रैंसैक में किन किन पर्सनैलिटी का, यानी कौन कौन लोग थे, उनका नाम क्या था और उनकी पावर क्या थी, यानी कि वो किस काउंसिलिंग के अंडर काम कर रहे हैं या फिर वो कौन से पार्ट से डील कर रहे हैं, हम ये सब कुछ देखेंगे। देखो ये जो चैप्टर होते हैं ना, ये 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं रेदर देन ए वीडियो। बट ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ये वीडियो के थ्रू भी अगर आप चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? 2 भागों में बांटते हैं इसको। आपने जैसे देख लिया, एक होता है अनरिटन, एक होता है रिटन। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? देखो अनरिटन और रिटन में अंतर क्या होता है ये आपको मौखिक रूप से समझ में आ रहे हैं कि भाई एक लिखा हुआ है एक नहीं लिखा हुआ है। जैसे रिटन के अंदर हम देखते हैं USA, इंडिया, और अनरिटन के अंदर भाई UK हो गया। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। मतलब क्या है कि रिटन के अंदर ही ना आपको क्या है कि कोई भी आपको चेंज करना है या कोई गड़बड़ हो गई स्टेट। देखो आपको चीज़ बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी भी क्यों है। हमेशा जब भी आपको डील होती है ना, 2 चीज़ के बीच में डील होती है। एक यानी कि सिटीजन, एक यानी कि स्टेट। इन दोनों को रिलेशनशिप में सिटीजन अपनी तरफ खींचना चाहता है, स्टेट अपनी तरफ पावर खींचना चाहता है, और इस चीज़ को डील के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिटीजन को राइट्स, उसकी ड्यूटीज़। स्टेट्स को प्रोवाइड करता है हाउ टू फंक्शन, हाउ टू वर्क, और मतलब मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो। इसकी वजह से इसके अंदर चलेंगे। तो जब आपके पास रिटर्न होगा ना और किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो वो क्या कहेगा कि वापस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेगा और कह देगा कि भाई फलाना आर्टिकल ढिमकाना आर्टिकल जो भी है वो ये मेरा नन हुआ है और ये आपको करना चाहिए था, आप इस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पॉइंट ऑफ के खड़े हो सकते हैं। हालांकि अनरिटन के अंदर भी ऐसे है, पर अनरिटन के अंदर ये नहीं कि लिखे नहीं, बुक नहीं है एग्जैक्टली कोई, कुछ लेटर्स होते हैं वो बस पास किए और वही एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। ऐसा नहीं कि कोई चेंजमेंट करा गया या ईजिली एबल। अच्छा, दूसरी बात, रिटर्न जो होता है ना वो रिजिड हो जाता है, उसके अंदर चेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अनरिटन के अंदर ये तो लिख तो रखा नहीं, कुछ लेटर्स ही तो हैं, उनको इधर उधर कर देते हैं। कोई पैटर्न फॉलोअप नहीं है कि इसी पैटर्न के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। कोई इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अनरिटन के अंदर कि भाई ये बात है मेरे साथ, कोई नई चीज़ आ गई, न्यू फीचर आ गया, तो आप ये एक लेटर लाओगे, नए बनाओगे और कह दोगे हाँ भाई आज से नया फीचर ऐड अप कर दिया गया है, लो बन गया है। तो और जबकि आप रिटर्न के अंदर ये चीज़ नहीं कह सकते। रिटर्न के अंदर आपको वापस जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, मेजोरिटी लानी पड़ेंगी, स्पेशल है वो आगे हम देखेंगे कैसी मेजोरिटी से किससे क्या क्या होता है, वो सब बात की बातें हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ डेट्स लिखते हैं हम। अब ये याद कर लीजिए, देखिए
हम लेके चलते हैं 1947। आपको सब पता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 क्या हुआ, हम भाई आज़ाद हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो उससे बहुत पहले होने से शुरू हो गई थी। तो जिसके अंदर हम देखते हैं नवंबर 1946, यानी कि 1 साल, और याद रखिए 1 साल। और इससे पीछे हम चले जाते हैं 1934। देखो, पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठी कि हमें संविधान चाहिए, तो वो किसने उठाई, अब ये याद रखिएगा, सीपीआई। सीपीआई क्या है? एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब पहले ना 3 ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर। आप ये मतलब बाद में तो पार्टी बहुत आई, पर शुरुआती दौर में अगर देखते हैं तो 3 ही पार्टी लगभग हमारे पास थी। एक सीपीआई थी, जिसके अंदर से एक आपकी अकाली दल हो गया, और एक आपकी कांग्रेस है, बल्कि मुस्लिम लीग भी बाद में बनी है, वो हम बाद में देखेंगे उनकी। तो मेनली हम 3 ही पार्टी इंडिया के अंदर मान के चलते हैं। तो जो ये पार्टी नई नई तो बनी थी, उसने क्या उठाया कि हमें क्या चाहिए, डिमांड करी। किसकी डिमांड करी? पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, 1934 के अंदर। अच्छा, किसने डिमांड की है? मैंने आपको पता था, नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, इसका नाम याद रखना बहुत आसान है, एमएन रॉय। आपको नाम आज याद देखो, इसका नाम रखना याद कैसे आसान है, आप ट्रिक बनाओ। ट्रिक कैसे बनाते हैं, ये भी हर किसी के अपने अपने होते हैं। देखो, मेरे जैसे ट्रिक है ना, ये माना जाता है कि जो रॉय वगैरह ज़्यादातर जो है फाउंडेशन, रॉय वगैरह नाम वगैरह ज़्यादातर हमें मिलते हैं बंगाल की तरफ। और बंगाल की तरफ इन्फ्लुएंस अगर हम देखते हैं ना, तो सीपीआई का रहे है। जैसे मेरे तो याद ऐसे कर रखे कि भाई बंगाल में आज तक सबसे ज़्यादा राज करने वाला सीपीआई पार्टी 34 साल राज कर गई थी। तो मैं इस तरह से थोड़ा याद करता हूँ कि रॉय से ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, बंगाल में। और वहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी बड़ी पार्टी रही थी, सीपीआई। तो इस हिसाब से मैंने याद कर रखा है कि पहली बार डिमांड कब उठी थी, 34 के अंदर। अच्छा, और सबसे पहले डिमांड कौन उठाएगा, सीपीआई। अच्छा, एक और तरीका मैं जो याद करने का निकाल रखा है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, वो है ना एकदम फॉलोअप होते हैं, लकीर के फ़कीर। वो चेंजमेंट नहीं करना चाहते कि जल्दी चीज़ों के अंदर। तो लकीर के फ़कीर कौन होंगे भाई, मेरा मानना है, ऐसा सच में नहीं है, बट सीपीआई में ऐसा मान के चलता हूँ। दूसरा 1935, 1 साल बाद 1935। अच्छा, अब ये देखा कि भाई यार ये डिमांड तो इन्होंने कर ली, तो अब क्या बोली कांग्रेस, नहीं भाई हम भी आपके साथ हैं, आप आगे चलो, हम तो आपके साथ साथ हैं। तो 1935 के अंदर ये कांग्रेस ने डिमांड कर दी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, 1938, ये नाम भी आपको याद कर लें थोड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करी थी। ये आपको बताऊँ अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। अडल्ट का मतलब तो आप समझ ही गए, नहीं, फ्रेंचाइजी मतलब टू वोट होता है। कि इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या जो भी मतलब अब आगे मेंबर बनेंगे, वो हमेशा अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर होना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एक एज के बाद, यानी कि मतलब 22 सेटअप कर लिया, 25 सेटअप कर लिया आपने, 25 एज से प्लस वाले, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी वोट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन कौन जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या नहीं होना चाहिए। तो एक ये बात भी उठती है। फिर नवंबर 1946, ये आप सबको पता ही है, इसके रिगार्डिंग तो ज़्यादा कुछ बताने की बात भी नहीं है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 15 अगस्त 1947 से मैंने 15 अगस्त 1947 मैंने याद करके आपको बताया कि बिफोर ही आज़ादी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठने लगी थी, और बनाने की शुरुआत वो रात, और जो भी मतलब इसको मानते हैं शुरुआत वगैरह हो चुकी थी। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ धीरे धीरे। आप जो भी ये पढ़े यहाँ, तो ये मैंने आपको बस समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। आप ये याद रखिए कि जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपको सिर्फ समझाने पर्पज़ बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आपके बस मैं पॉइंट आउट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई बुक नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाने को मैं लक्ष्मीकांत भी खोल के यहाँ पढ़ा दूँ, बट दिक्कत ये है कि यूट्यूब वगैरह इन सब के ऊपर उसका बैन लगा हुआ है। अगर मैं डाल भी दूँगा तो कुछ दिन बाद सेम मेरे पास मैसेज आएगा उनका कि भाई आपने हमारी बुक पे यूज़ कर लिया, ये गलत है, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। आजकल सभी ये करने लग गए, पता नहीं क्यों करते हैं, बट अब ये हो गया तो चलो, अब इसको हम कर भी नहीं सकते कुछ। तो मैं बुक नहीं डाल पाऊँगा यार, वरना बुक भी हम डाल सकते थे, ऐसी बात नहीं है। ये चलती रहने वाली चीज़ें हैं।
देखो अब हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे धीरे धीरे। देखो इसके अंदर ना एक आपको जैसे अब जैसे नवंबर 1946, आप वैसे तो गूगल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप याद भी रहता, पर चलो फिर मैं बता देता हूँ। और वैसे मेरा मानना है आपको सबको पता भी होगा कि नवंबर 1946 क्या होगा। देखो सबसे पहले नवंबर 1946 का ना कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान ये क्या करते हैं, एक कैबिनेट की मीटिंग सी होती है, ड्राफ्ट प्लान सा होता है और क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। इसलिए मैं आपको बता रहा था गूगल करने के लिए। ये क्या यहाँ क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, ये आपका बनता है, ये याद रखेंगे। इसके अंदर ना ये माना जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने असेंबली बनाई है, तो ये है ना ब्रिटिशर ने हमको बोला था, अंडर द ब्रिटिशर प्लान बोला जाता है, या फ्रेमवर्क इसका ब्रिटिशर है, अंडर द फ्रेमवर्क को ब्रिटिशर भी बोला जाता है। तो ये हम कई बार क्रिटिसिज्म भी आता है इस चीज़ का बहुत बार कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सोवरन नहीं है, यानी कि संप्रभु नहीं है, क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंस्ड है, ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये भी कई बार आ जाता है, तो पर इसको डिनाई किया जाता है हमेशा। इसलिए डिनाई किया जाता है, इसका रीज़न दिया जाता है डिनाइड का कि हमने उनके कहने पे, मतलब लोग कहते हैं कि हमने उनके कहने पे की थी, पर ये बात सत्य है, पर हमने डिमांड तो बहुत पहले रख रखी थी ना भाई इस चीज़ की। हाँ ये सच है कि उनके कहने पे हमने कर ली और ये सब चीज़ें, बट डिमांड हमने। अच्छा हम थोड़ा थोड़ा आज ओवरव्यू से ले लेते हैं। एक हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। चलो इलेक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो ये वैसे आगे सब चीज़ें आएंगी, फिर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, सब कुछ बताता हूँ। देखो ये मान लो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये बूथ में गए, वोट किया, वोट करने के बाद यहाँ से कोई एमपी सेलेक्ट हो गया, वो एमपी जाके लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा लोअर हाउस, मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बाई कैमलर है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। भाई HCS के बच्चों इतना पता ही पाएगा। तो लोकसभा है, जहाँ पे जाके ये बैठ गया पावर अटेन करके इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यानी कि आपने डायरेक्ट वोट किया, डायरेक्ट वोट करने से डायरेक्ट ही पहुँच गया, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अब अगली टर्म होती है इनडायरेक्ट। अच्छा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बताऊँगा आगे जाके। अच्छा इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका यही ग्रुप ऑफ पीपल है, इसने वोट दिया और यहाँ से क्या बना, MLA, मतलब यहाँ से 2 या 3 या 4 जैसे, मतलब वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, MLA बना। वो MLA मान के चलता हूँ, हरियाणा का ही एग्जांपल लेता हूँ, हरियाणा का MLA है और वो जाके बैठ गया यहाँ पे हरियाणा की विधानसभा के अंदर जाके बैठ गया। अब वो क्या करेगा, वो ये 90 जाके बैठे अलग अलग जगह से, अब ये 90 इलेक्ट करेंगे कि 5 मेंबर्स को, और वो 5 मेंबर फिर राज्यसभा में जाके बैठेंगे। अच्छा अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे, कि आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है राज्यसभा के अंदर, जो आपका रिप्रेजेंट तो हरियाणा का है, बट हरियाणा के लोगों ने सिलेक्ट किया है नहीं, हरियाणा के लोगों ने सिलेक्ट MLA किया है। अब वो MLA के बिहाफ पे राज्यसभा पहुंचा है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर काउंटेबिलिटी की जाती है। इसके अंदर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है मेथड, मैं आपको बताऊंगा। और है ना ये माना जाता है कि 1909 के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं पहली बार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का ये भी देखा गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मार्केबल भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है कि वोट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू ने क्या डिमांड रखी थी, कैसी कैसी डिमांड थी, और डिनाइड भी कैसे कर दी गई थी। अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा
हम जैसे लोकसभा देख ली, अब लोकसभा देखी, लोकसभा के अंदर क्या हुआ कि भाई गया, वोट किया, बैठ गया। अब क्या होता है इसके अंदर कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आ गई, यानी कि इसके अंदर क्या है कि जितना भी मान लो ये बूथ है, यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पास आए 40% वोट, इसके पास आए 38% वोट, इसके पास आए 10% वोट, मान के चलते हैं, और बाकी 10 उधर में रह गए। अब क्या होता है कि बीजेपी आप देखते हैं कि 40% वोट आए हैं, यानी कि 60% लोग तो नहीं चाह रहे कि बीजेपी आए, और फिर भी ये मान लो 500 में से ये 300 सीट ले आया, मेजोरिटी मार्क कर दी, गवर्नमेंट बना लेगा अपने। और इनकी सीट भाई कितनी आई, शायद 100 भी ना आ पाए, 38% में 90 भी ना आ पाए, 80 भी ना आ पाए। अच्छा ये होगा क्यों? अच्छा ये ऐसे हुआ, मान लो कोई 2 वोट से जीतता है तो उसका परसेंटेज ऑफ वोट तो मार्केबल नहीं है ना, वो तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है, बट वोट का एक का ही गैप उसको क्या कर लेगा, मेजोरिटी में लिए गया, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट में आ गया। तो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन इन लॉ हो गई, कि यानी कि ये शुरू में नेहरू ने बोला था कि ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए था कि मान लो बीजेपी है, उसको 40% वोट आए, आप एक सीट रिजर्व करके फिक्स करके, जिसके एक सीट मार्केबल कर लीजिए कि एक सीट उसको जीतने हैं, उसके बाद 40% वोट आए, तो इसको आप 200 सीट दे दीजिए। जिसके पास 38% वोट आए उसके पास भाई लगभग 160 to 170 बनेगा, ही लगभग 160 to 170 सीट दे दीजिए। तो इसके अंदर होता क्या रहा है गड़बड़, इसके अंदर कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। मेजोरिटी मार्क तो कर लोगे, पर इसके अंदर क्या आपकी गवर्नमेंट बन पाएगी? नहीं। तो इसका एक ये भी है, इसको बोलते हैं PRSTV। तो बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू, और धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।